NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में चैप्टर 9 के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अच्छा कैसे लिखना चाहिए, आपकी वाक्य रचना कैसी होनी चाहिए, मुहावरों का यूज़ आपको कैसे करना है, ठीक है, आपको व्याकरण का ज्ञान कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ हमने देखा। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि वाक्य रचना देखते हैं कि अब वाक्य गठन के नियमों की कुछ बात करते हैं। वाक्य गठन के नियमों की, ओके, यो नियम जाने बिना हम वाक्य रचना करते हैं और खूब करते हैं। बच्चा या अनपढ़ व्यक्ति जब बोलता है तो व्याकरण के नियम जाने बिना बोलता है और प्रायः ठीक ही बोलता है। बच्चों को क्या पता कि व्याकरण क्या होता है, लेकिन कई बार वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सही भी बोलते हैं। ओके, पर बोलने और लिखने में अंतर होता है। बोलने के लिए हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सही भी हो सकता है, लेकिन जो लिखा जाता है वो कितना सही है कि नहीं, वो हमें पता होना चाहिए। पर बोलने और लिखने में अंतर होता है। बोलने में तो वक्ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है और आवाज़ के उतार चढ़ाव, पदबंधों की पुनरित, शरीर भाषा आदि के द्वारा वह अपनी बात को सफलता से समझा देता है। मीन्स कहने का मतलब कि फेस टू फेस जब कोई इंसान बात करता है आपसे, तो उसके हाव भाव, उसके चेहरे का हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ देख के आपको पता चलता है कि वो क्या फील कर रहा है उस टॉपिक के बारे में, कैसे बोल रहा है, क्या कितना वो समझा होगा और कितना हमें समझा पाएगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति फेस टू फेस आपसे बात कर रहा है तो, पर लिखने में हमारे वाक्य ही मुख प्रेषक होते हैं। मुख प्रेषक मीन्स जो आपका मुंह है वो। तो जब लिखने की बात होती है तब हमारे शब्द डिसाइड करते हैं कि हम कितना समझें। ओके, समझ रहे हो? तो आपका जो लिखना होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए। लिखने में और बोलने में ये अंतर है। ओके, तो अतः इनमें स्पष्टता और शुद्धता आवश्यकता है। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलनी आनी चाहिए, और आप जो लिख रहे हो वो भी एकदम शुद्ध वाक्य रचना होनी चाहिए। वाक्यों की शुद्धता की बात करते हुए हमारा ध्यान सबसे पहले अन्विति की ओर जाता है। अन्विति क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि वाक्य के भीतर पदों के परस्पर संबंध के अनुसार वाक्य में उनका स्थान क्या है। वाक्य के भीतर पदों के परस्पर संबंध और उसके वाक्य में उनका स्थान। इससे आप यूँ समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। एक तरह से देखने में यह वाक्य ठीक लगता है। क्रिया क्या है? आभारी रहेगा। हम गांधी जी का आभार व्यक्त करने की क्रिया कर रहे हैं इस वाक्य में। कौन आभारी रहेगा? देश। तो देश क्या हो गया? कर्ता हो गया। किसका आभारी रहेगा? महात्मा गांधी का। पर महात्मा गांधी का पद का निकटतम संबंध है देश से। ओके, तो इसलिए वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। स्पष्ट है कि वक्ता और जो लेखक है उसका ये मंतव्य नहीं हो सकता। यह पदों की परस्पर अन्विति ठीक न होने से हुआ। ठीक अन्विति होगी कि देश जो है वो महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। आपका जो लिखने का स्टाइल है, मीन्स लिखने की जो आपकी कला है वो यहाँ पे व्यक्त होनी चाहिए। शब्दों का आप कैसे चयन करते हो, मीन्स आप कैसे डिसाइड करते हो कैसी वाक्य रचना होनी चाहिए। ओके, तो अन्विति के प्रमुख नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। आपको ये वाला और पिछला वाला जो वाक्य है उसको मिला के देखना, आपको समझ में आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अन्विति संबंधित कुछ बातें। वाक्य रचना करते समय यह ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। जैसे कि इस वाले में हुआ, महात्मा गांधी का नाम पहले लिया तो पूरी वाक्य रचना बदल सी गई। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। उन शब्दों से ठीक ठाक संबंध को जानने के लिए उनका एक दूसरे से सामंजस्य ही अन्विति कहलाता है।
जो लिखा जा रहा है वह व्याकरण सम्मत होना चाहिए और इसलिए पूरे वाक्य के तालमेल बैठना भी ज़रूरी है। दो शब्दों के लिंग, वचन अर्थात पुरुष कारक और काल कारक की जो समानता होती है उसे अन्विति कहते हैं। जैसे कि छोटी लड़की रोती है, इसमें छोटी शब्द का लड़की से लिंग और वचन का तालमेल है और रोती है शब्द लड़की से लिंग और वचन और क्रिया में अन्विति है। मीन्स कहने का मतलब ये कि छोटी लड़की रोती है, अगर लड़का होता तो क्या बोलते, रोता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिंग और वचन में या जो क्रिया है रोती है या रोता है, लेकिन वो कैसे डिसाइड होगा कि लड़की है या लड़का। तो आपके वाक्य में ये आपको आना चाहिए कि जो अगर लड़की के बारे में लिख रहे हो तो क्या क्या लिखना चाहिए, जैसे कि रोती है, खाती है, पीती है, ओके। लेकिन लड़के के बारे में लिख रहे हो तो क्या लिखना चाहिए, रोता है, खाता है, पीता है। समझ रहे हो? तो ये आपको लिंग की पहचान होनी चाहिए। फर्स्ट है इसमें कि कर्ता कर्म क्रिया की अन्विति। कई लोग गीता के फल खाई, कई लोग गीता ने फल खाई, गीता ने फल खाई, या फिर राकेश ने एक कहानी सुनाया, राकेश ने एक कहानी सुनाया। जैसे वाक्य का प्रयोग करते पाए जाते हैं, मगर इससे यह पता चलता है कि प्रयोग करने वाले को क्रिया, लिंग या वचन का सही ज्ञान नहीं है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। क्या होना चाहिए, पहले कर्ता आना चाहिए। कर्ता कौन है, गीता है। कर्म क्या है, क्या कर रही है, फल, और क्रिया क्या कर रही है, खाने की। तो यहाँ गीता क्या है, स्त्रीलिंग है, ओके। लड़के का नाम होता लड़की का नाम है तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है। कर्म क्या है, फल, पुल्लिंग। तो इस क्रिया पुल्लिंग खाया होगी और वाक्य क्या बनना चाहिए कि गीता ने फल खाया। ठीक ऐसे ही राकेश वाले दूसरे उदाहरण में कर्म जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग यानी कि सुनाई होनी चाहिए। इसको एक बार फिर से रिवीजन करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि विशेषण, विशेष्य विशेषण प्रयोग में अन्विति। तो शुद्ध लेखन के लिए वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य और विशेषण का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। आपने कई प्रयोग देखे होंगे, जैसे कि लाल गाय, काली बिल्ली, सफ़ेद हाथी, ऊंची दुकान या फिक्का पकवान, मोटा लड़का, पतली लड़की आदि। ये सारे क्या है, वाक्य, ओके, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऐसे। इन रचनाओं में पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य है, ओके। दो शब्द पास पास में हमने बोले, तो इसमें जो आगे पहला शब्द आता है वो क्या है, विशेषण है, और दूसरा क्या है, विशेष्य। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि की विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ओके। अब विशेषण क्या हो गया, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि वो पतली है, पतली लड़की, पतली लड़की। तो लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं कि वो पतली है, तो जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे, ओके। पहला उदाहरण क्या था, लाल गाय। पहला क्या हमने देखा, लाल गाय, तो उसमें लाल क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, गाय। किसको लाल बोला हमने, गाय को लाल बोला, तो गाय क्या हो गया, विशेष्य, और उसको क्या बोला हमने, लाल, तो वो क्या हो गया, विशेषण। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति। लेखन में यानी कि जब वाक्य बनाते हो तब संज्ञा प्रयोग में भी अशुद्धि देखने को मिल जाती है, जैसे कि डाकुओं का एक गिरोह पकड़े गए, या फिर फूलों का गुच्छा बहुत अच्छे लगते हैं। वो हम देखते हैं ना, कई बार जो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं वो हम हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, तो वो इस तरह की हिंदी बोलते हैं
क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, ना ही उन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान होता है, लिंग का ज्ञान होता है कि कैसे वाक्य सेट करना चाहिए। तो वो ऐसी टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं जो दूसरे स्टेट के होते हैं वो। तो यहाँ वाक्य रचना बनाने वाले की बहुत भारी भूल है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। पहले वाक्य में पकड़ा गया और दूसरे वाक्य में अच्छा लगता है का प्रयोग होना चाहिए था। डाकुओं का एक गिरोह, पकड़े गए की जगह क्या होना चाहिए था, पकड़ा गया होना चाहिए था। और दूसरे में फूलों का गुच्छा बहुत अच्छा लगता है होना चाहिए था। ओके, क्योंकि यहाँ कर्ता समूहवाचक संज्ञाएं यानी कि जो गिरोह और गुच्छा है, अर्थात ऐसे वाक्य में का, की के बाद में आने वाली संज्ञा कर्ता होती है और कर्ता के हिसाब से क्रिया एक वचन होगी। सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। तो सुमित कल सुबह आया था। सुमित हिंदी की किताब दे गया था। इस वाक्य में 2 बार सुमित आया। कितनी बार? 2 बार। सुमित कल आया था और सुमित हिंदी की किताब दे गया था। तो वाक्य में कितनी बार? 2 बार सुमित आया। तो यह वाक्य ठीक नहीं लग रहा है, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुमित कल सुबह आया था, वह हिंदी की किताब दे गया था। तो वह शब्द किसके लिए यूज़ किया हमने? सुमित के लिए यूज़ किया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुधारा जा सकता है। तो ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जिससे वाक्य की रचना सुधर जाती है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। फिर यहाँ पे वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष उसके कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिया गया है। लड़का लोग गए, तो क्या बोल सकते हैं? शुद्ध वाक्य क्या होगा कि लड़का गया अथवा तो लड़के गए। समझ रहे हो? तो ये पूरे आप देख लेना। ने और को वाले वाक्य में यह नियम कुछ बदल जाता है। जैसे कि कर्ता के स्थान ने लगाकर केवल भूतकाल का वाक्य बन सकता है। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं कि राम ने पाठ पढ़ा। राम ने पाठ पढ़ा और राम ने पाठ को पढ़ा। ओके, तो राम ने पाठ पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, लेकिन राम ने पाठ को पढ़ा। समझ गए? फिर देखते हैं कि विराम चिन्हों का ठीक प्रयोग। विराम चिन्हों, अलग अलग जो चिन्ह आते हैं उसका वाक्य में यूज़ कैसे करना चाहिए। तो वाक्य का अर्थ ठीक ठीक समझने में विराम चिन्ह भी सहायक होते हैं। अगर कई बार हम कुछ अल्प विराम करना भूल जाए या ऐसा कुछ भूल जाए तो क्या होगा, वाक्य की रचना हम सीधा उसको पढ़ते ही जाएंगे। जहाँ स्टॉप आना चाहिए वहाँ हम स्टॉप भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वाक्य पढ़ने में भी बड़ा अजीब लगेगा। तो इसलिए अच्छी हिंदी लिखने के लिए हमें उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना चाहिए। विराम चिन्ह न लगाने से अर्थ अस्पष्ट हो जाता है और कभी कभी अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी होती है। तुम उठो मत बैठे रहो। तुम उठो मत बैठे रहो, जैसे कि मैंने अभी बोला। अगर यहाँ पे अल्प विराम नहीं है तो हमें जहाँ स्टॉप करना है वहाँ हम बोलेंगे ही नहीं, उसको सीधा पढ़ते ही जाएंगे। जैसे कि तुम उठो मत बैठे रहो, या फिर तुम उठो मत बैठे रहो, तुम उठो मत बैठे रहो। तो ये जो अल्प विराम यहाँ से लेकर उसको मत के बाजू में लगा दिया गया। ठीक है, तो वाक्य कैसा हो गया? एक में उठने का आदेश दिया गया, एक में न उठने का आदेश दिया गया। तो अल्प विराम का यूज़ आपको करना आना चाहिए। राधा मोहन और कृष्णकांत पधार रहे हैं, मीन्स 2 लोग आ रहे हैं। राधा मोहन और कृष्णकांत पधार रहे हैं, तो अब क्या हो गया? 3 लोग आ रहे हैं। ओके, लंबे और जटिल वाक्य में विराम चिन्हों की उपयोगिता और बढ़ जाती है,
क्योंकि इन्हीं से मालूम होता है कि वाक्य का कौन सा हिस्सा किस अंश से जुड़ा है और कहाँ पर किसका कितना बल है। इस तरह अच्छे लेखन के लिए ज़रूरी है कि पहले हम सही लिखें, हमें लिखना भी सही आना चाहिए। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सही और शुद्ध लिखने का अर्थ क्या है, ये हम 3 पॉइंट पहले देख चुके। वाक्यों के बारे में कुछ और देखते हैं कि अच्छी हिंदी लिखने में निपुणता पाने के लिए अच्छे वाक्यों का गठन होना चाहिए। और अच्छे वाक्य से तात्पर्य है मीन्स सरल, स्पष्ट, चुस्त और आकर्षक वाक्य होना चाहिए। हमें यथासंभव जटिल वाक्य बनाने से बचना चाहिए। हमें अपनी बात एकदम सीधे सरल स्वभाव में बोलनी आनी चाहिए। ओके। क्योंकि प्रायः बड़े वाक्य में गलतियां होने की संभावना रहती है। बड़े वाक्य जो कहना हो उसे 2 या 3 4 छोटे सरल वाक्यों में कह सकते हैं। वाक्यों में अनावश्यक शब्द नहीं होने चाहिए और न ही अप्रचलित, कठिन या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आपको अपनी बात एकदम सरल सीधे स्वभाव में कहना आना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि जटिल या तत्सम या संस्कृत शब्द के प्रयोग से रौब पड़ता है। ये सच नहीं है। सरलता में अनूठी सुंदरता है। जैसे कि बाईं ओर लिखे तर्क को देखो, या फिर भारत लक्ष्य प्राप्ति के सन्निकट प्रतीत होता है, या फिर ऐसा हम लिखेंगे तो कैसा लगेगा, या फिर उसको सरल भाषा में